हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पथ। आज हम लोग इमरजेंसी पूरा कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इमरजेंसी के 50 साल हो चुके हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही लाइकली है कि पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अगर आप ये चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले लेटेस्ट अपडेट के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बीपीएससी एईडीओ का कंप्लीट सीरीज चल रहा है, जहाँ पे आप मैथ से साइंस और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं और आप अपने एग्जाम के लिए फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमरजेंसी इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में दिया हुआ है। ठीक है, और आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 इमरजेंसी को डील करता है। इमरजेंसी रिलेटेड ये आर्टिकल है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी को बताता है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को बताता है। दूसरा हो गया आर्टिकल 356 के स्टेट इमरजेंसी को बताता है। और तीसरा हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि अगेन इमरजेंसी से रिलेटेड है, तीसरा कॉन्सेप्ट है। अब क्या करते हैं, तीनों को समझते हैं एक टेबल से, और जहां पे कंप्लीट समझेंगे कि क्या इसके प्रोविजन होंगे, कैसे इसको प्रोक्लेम किया जाता है, कैसे इसको रिवोक किया जाता है, और कैसे ये एक जनरल सिटीजन को, फ्री सिटीजन को कैसे ये आम लाइफ में, डेली के जिंदगी में कैसे इंपैक्ट करता है। ठीक है, तो पूरा समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आप देख रहे होंगे 352 का पार्ट है। नेशनल इमरजेंसी तीन ग्राउंड पे लगाया जाता है। किस ग्राउंड पे लगाया जाता है, तो तीन ग्राउंड पे लगाया जा सकता है। पहला हो गया वॉर। अगर कोई भी दो कंट्री फॉर्मल डिक्लेरेशन है वॉर के बीच में, जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रहा है, डिक्लेयर्ड है, तो उस केस में अपने देश में नेशनल इमरजेंसी को इन्वोक किया जा सकता है। दूसरा हो गया एक्सटर्नल एग्रेशन। जैसे कि आप अगर रिसेंट एग्जांपल देखें कि ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो ऑपरेशन सिंदूर में फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वार नहीं था दोनों कंट्री के बीच में, बट डिस्पाइट दैट क्या है कि एक एक्सटर्नल एग्रेशन था। तो उस केस में भी एक्सटर्नल इमरजेंसी एग्रेशन के केस में भी आपको नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। अब जो दोनों वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, दोनों को क्लब करके एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, क्योंकि ये बाहरी थ्रेट के कारण आप अपने देश में इमरजेंसी को इम्पोज कर रहे हैं। जबकि एक तीसरा कॉन्सेप्ट है जो कि आर्म्ड रिवेलियन से लेकर के बताता है। आर्म्ड रिवेलियन क्या होता है, जैसे आर्म्ड रिवेलियन की कोई भी देश के अंदर में भी बहुत सारे आर्म्ड रिवेलियन हो रहे हैं और इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट करने का सोच रहे हैं। तो अगर आपको बेसिक एग्जांपल समझना होगा, जैसे कि अभी मणिपुर में एक काइंड ऑफ वॉर आर्म्ड रिवेलियन था, बट नॉट उस स्केल पे नहीं था कि आप इमरजेंसी को इम्पोज कर दे। बट आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि इसी को आर्म्ड रिवेलियन के बेसिस पे भी इमरजेंसी को इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको इसको क्या था कि 44th अमेंडमेंट से पहले इसको इंटरनल डिस्टरबेंस मेंशन था, जो कि 44th अमेंडमेंट में ये चेंज किया गया था। ठीक है, इंटरनल डिस्टरबेंस एक बहुत ही वेग टर्म है, जो कि कोई भी जनरली अगर अगर कोई भी अगर इशू हो रहा है अगर देश में, तो इसको अप्लाई कर दिया जाता था। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 1975 में इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे क्या किया गया था, इम्पोज कर दिया गया था। जिस और क्या उससे रिलेटेड जितने भी अपोजिशन मेंबर थे और जितने भी प्रोमिनेंट लोग थे, उनको देवर पुट बिहाइंड द बार्स। तो उनको इनकार्सरेट कर दिया गया था। तो जब उनको जेल में भेज दिया गया था, तो इन चीजों को समझते हुए 44th अमेंडमेंट जब देश में सरकार बदली थी, उसके बाद जब आई थी, तो 44th अमेंडमेंट में ये मेंशन किया गया था कि आर्म्ड रिवेलियन अब नहीं होगा। अब उसके इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, अब उसके जगह पे हम आर्म्ड रिवेलियन को मेंशन करेंगे। ये क्या कर रहा था, चीजों को सेफगार्ड कर रहा था कि बहुत ही अब लूजली कोई नेशनल इमरजेंसी इंपोज नहीं कर सकता है। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। स्टेट इमरजेंसी क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 हो गया, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 हो गया। ये जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के केस में लगता है, जैसे मान लिए कि कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के इन अकॉर्डेंस कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन नहीं कर रहा है, उस केस में सेंटर जो है जो क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट इमरजेंसी को इम्पोज कर सकता है। ठीक है, और या तो दूसरा केस में क्या होता है कि एक आर्टिकल 365 है, उसमें मेंशन हुआ है कि नॉन कंप्लायंस विद द यूनियन डायरेक्शन, कि अगर सेंटर की बात को अगर स्टेट नहीं मान रहा है, उस केस में भी स्टेट इमरजेंसी को इम्पोज किया जा सकता है। आर्टिकल 365 में ये मेंशन है कि अगर स्टेट सेंटर की बात को नहीं मान रहा है, तब क्या कर सकता है, सेंटर आर्टिकल 356 को इम्पोज कर सकता है। इस सेम चीज किस में मेंशन है, आर्टिकल 365 में मेंशन है। आई होप ये चीज समझ में आया होगा।
तो अब जैसे क्या हुआ कि स्टेट इमरजेंसी हो, स्टेट इमरजेंसी को हम या तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं या तो प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो होता है इमरजेंसी, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, जो कि आर्टिकल 360 में मेंशन है, ठीक है। आर्टिकल 360 बोलता है फाइनेंशियल इमरजेंसी कि अगर हमारे देश में कोई फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हो गया, बहुत ही क्रेडिट इशू, जैसे आप 1991 का एग्जांपल लेते हैं, जब जब भारत जो है फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल रहा था, तो उस समय इट कुड हैव बीन इम्पोज बट इट वाज नॉट, ठीक है। उस समय इम्पोज नहीं किया गया था, बट ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हम फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं आर्टिकल 360 जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसके तहत, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, तो इसके अप्लीकेबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या कर, नेशनल इमरजेंसी या तो पूरे कंट्री में लगा सकते हैं या तो कोई पार्ट में लगा सकते हैं, ठीक है। जबकि ये जो मेंशन है 42nd अमेंडमेंट में, ये सेम चीज को करेक्ट किया गया था। जैसे पहले क्या था कि आप जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे तो ये पूरे कंट्री में लगता था। 42nd अमेंडमेंट के बाद या तो आप पूरे कंट्री में लगा सकते हैं या कंट्री के कोई एक पार्ट में ये लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बिहार में अगर कोई इशू हो रहा है तो वहां पे नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है, कोई एक पर्टिकुलर कॉर्नर में लगाया जा सकता है अपने कंट्री के, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी क्या होता है, स्पेसिफिक स्टेट के लिए ही होता है, कि जैसे केरला में कोई इशू हुआ तो वहां पे स्टेट इमरजेंसी इंपोज कर दिया गया। अगर बंगाल में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कंप्लायंस विद द यूनियन एंड डायरेक्शन है, तो भी इस केस में इंपोज किया जा सकता है। अगर बिहार में ऐसा होता है तो बिहार में किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी का। तो ये क्या होता है कि या ये भी या तो कोई पूरे कंट्री में लग सकता है या कंट्री के किसी पॉकेट में लग सकता है, कोई एक पार्ट में लग सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि प्रोक्लेम कैसे किया जाता है, नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कैसे किया जाता है। तो एक सिंपल क्या था कि रिटेन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। जैसे पहले अगर आप बात करें कि 1975 से पहले, जस्ट बाय ए लेटर ऑफ प्रेसिडेंट, अगर मान ली कि प्रेसिडेंट ने लेटर निकाला कि पूरे देश में इमरजेंसी है, तो वो इम्पोज हो जाता था। अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड किया प्रेसिडेंट को, उसके बाद इम्पोज हो जाता था। लेकिन इस चीज को करेक्ट किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, और यहाँ पे क्या मेंशन किया गया कि रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट होना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, इट विल बी गिवन बाय द एंटायर कैबिनेट। तो तब जाके प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रोक्लेम कर देता है इमरजेंसी को, ठीक है। अब क्या होता है कि अब स्टेट इमरजेंसी का बात करें तो एक गवर्नर की रिपोर्ट के बेसिस पे प्रेसिडेंट वहां पे स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी अगेन कौन लगा सकता है, प्रेसिडेंट लगा सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जैसे ही प्रोक्लेम हो गया, अब आपका जो इमरजेंसी है प्रोक्लेम हो चुका है, उसके बाद अब अप्रूवल की जरूरत होती है कि पार्लियामेंट उसको अप्रूव करता है। अगर पार्लियामेंट एक महीना के अंदर अगर इसको अप्रूव नहीं करता है, देन द होल सिचुएशन, द इमरजेंसी विल बी सीज टू एग्जिस्ट। इमरजेंसी एक महीना बाद खत्म हो जाएगा अगर पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा इसको अप्रूव नहीं करता है तब, ठीक है। दूसरा जब स्टेट इमरजेंसी का केस होता है, इसमें भी क्या होता है कि लोकसभा एंड राज्यसभा का इसका अप्रूवल जरूरी होता है। लेकिन इस केस में जो लिमिट है टाइम पीरियड का, ये 2 मंथ का होता है, ठीक है। ये 2 महीना के अंदर में लोकसभा और राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी से करना पड़ेगा, ठीक है। जबकि नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको नेशनल इमरजेंसी देश में लगाना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास करना पड़ेगा। अगर चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, तो जैसे आप एक बार देख ले यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी क्या होता है। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, सॉरी, देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी ये होता है कि अगर पार्लियामेंट में मेरे पास टोटल कितने हैं, 500 हैं, टोटल 500 लोग हैं, ठीक है। उसका टोटल मेंबरशिप 500 का है। तो मुझे क्या उस दिन होता है कि अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर 450 लोग उस दिन प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है, तो उसके 50%, मतलब कि उसका आधा और +1, इतना लोग वहां पे 250 + 1 अगर लोग रहेंगे, अगर पास कर देंगे, तो क्या होगा, कोई भी बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग रहते हैं, कि जितने मेंबर प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, उसका 50% +1, ठीक है। जबकि आप अगर स्पेशल मेजोरिटी को देखेंगे, स्पेशल मेजोरिटी में दो प्रोविजन को लिया जाता है, ठीक है। तो दो प्रोविजन में क्या होता है,
तो दो प्रोविजन ये होता है कि मोर देन 50% ऑफ द स्टेट ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ठीक है। तो मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, अगर अगर मेरा हाउस जो है उसका टोटल मेंबरशिप 500 का है, ठीक है, तो 500 का 50%, ठीक है, और +1। यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग का बात नहीं हो रहा है, टोटल मेंबरशिप का। टोटल मेंबरशिप हो गया 250 +1, तो यहाँ पे मेरा कितना हो गया 251। या तो 251 होने चाहिए, या तो मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तो अगर मान लिए कि मेरे पास टोटल मेंबर अगर उस दिन प्रेजेंट है पार्लियामेंट में, वो है 420। अगर लोकसभा में 420 मेंबर प्रेजेंट है तो उसके 2/3, तो 2/3 यहाँ पे ले लिया, तो 420 का 2/3 कितना हो गया 280, ठीक है। तो 2/3 होने चाहिए। ये दोनों प्रोविजन को फुलफिल करना पड़ेगा। दोनों प्रोविजन मतलब कि दोनों का अब मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि ये स्पेशल मेजोरिटी में तभी पास होगा अगर उस दिन 420 प्रेजेंट है, तो उसके पास कितने होने चाहिए 280 मेंबर होने चाहिए, तो ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाए। आई होप स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। तो जैसे पार्लियामेंट अप्रूव करता है, तो पार्लियामेंट अप्रूव करने के लिए क्या करता है, लोकसभा और राज्यसभा में विद इन 1 मंथ स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होता है, ठीक है। जबकि स्टेट इमरजेंसी अगर है तो उसको 2 महीना के अंदर में लोकसभा और राज्यसभा सिंपल मेजोरिटी से पास करता है। मतलब कि जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है +1, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग +1, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के क्या होते हैं कि अप्रूव्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा अगेन बाय सिंपल मेजोरिटी विद इन 2 मंथ, इसको भी 2 महीना में। यहां आपको ध्यान रखना है कि नेशनल इमरजेंसी 1 महीना के अंदर करना पड़ता है, और आपका स्टेट इमरजेंसी कितना है 2 महीना, और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी 2 महीना के अंदर करना पड़ता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि पार्लियामेंट अप्रूव कर दिया, तो अब उसका ड्यूरेशन क्या होता है। तो नेशनल इमरजेंसी 6 महीना का उसका ड्यूरेशन होता है। ये लग सकता है इनफाइनाइट पीरियड के लिए, लेकिन हर 6 महीना पे इसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, कहाँ से, पार्लियामेंट से, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी को। और जो स्टेट इमरजेंसी होता है, इनिशियल अप्रूवल इसको कितना महीना के लिए मिलता है, इसको भी 6 महीना के लिए मिलता है। इनिशियल अप्रूवल इसको भी 6 महीना के लिए मिलता है। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, एक बार अगर इम्पोज हो गया, इट विल बी रिमेन इन प्लेस अनलिस अनलेस इट हैज बीन रिवोक्ड। जब तक इसको रिवोक नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रोविजन क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद अब देखते हैं कि इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन नेशनल इमरजेंसी का क्या हो सकता है, तो इनडिफिनिट पीरियड तक लग सकता है, लेकिन क्या होगा हर 6 महीना पे आपको उसको रिन्यूअल करना पड़ेगा, ठीक है। हर 6 महीना के बाद उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा। जबकि स्टेट इमरजेंसी के केस में होता है कि टोटल एक मैक्सिमम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है, मैक्सिमम 3 साल के लिए। और 1 साल से ज्यादा तभी लगाया जा सकता है या तो नेशनल इमरजेंसी हो अपने देश में, या तो दूसरा कि इलेक्शन जो है वो करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, या कोई भी ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है उस स्टेट में जहां पे उसको इलेक्शन को कंडक्ट किया जाए। जैसे मान लीजिए कि मणिपुर का एग्जांपल ले लेते हैं, वहां पे अनरेस्ट हुआ, तो जिसके कारण अगर वहां पे इलेक्शन कमीशन बोलता है कि इट्स नॉट वाइबल टू कंडक्ट इलेक्शन राइट नाउ, तो ये क्या किया जा सकता है, वहां उस केस में 1 साल से बियॉन्ड लेकर जाया जा सकता है, और लेकिन मैक्सिमम जो कैप है वो 3 साल का है, ठीक है। आप 3 साल से ऊपर नहीं जा सकते हैं। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। और जबकि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो होता है वो इनफाइनाइट पीरियड तक के लिए लगाया जा सकता है, जब तक कि उसको रिवोक न कर दिया जाए। अगर रिवोक कर दिया गया तो फिर वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि रिवोक कैसे होता है। रिवोक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि प्रेसिडेंट जो है अपने एक सिंपल लेटर के थ्रू क्या कर देगा, डायरेक्ट जो भी नेशनल और स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी को यहाँ पे रिवोक कर सकता है, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल इन एनी केस, ठीक है। कोई पार्लियामेंट्री जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होता है, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं कि जब इमरजेंसी इंपोज होता है तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और ये कॉन्सिक्वेंसेस किन पे होते हैं, जैसे सेंटर और स्टेट पे क्या रिलेशन पे कॉन्सिक्वेंस होंगे, या लोकसभा का जो टेन्योर जो होता है जैसे लाइफ होता है उस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो फंडामेंटल राइट, जो पीपल है जो लोग हैं उन पे क्या असर पड़ेगा, उनके फंडामेंटल राइट पे क्या असर पड़ेगा। उस तीनों पार्ट को इस स्लाइड में अच्छे से समझते हैं। सेंटर स्टेट में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो टोटल कंट्रोल आ जाता है किसके पास, सेंटर के पास हो जाता है।
सेंटर कैन कंट्रोल द एनी मैटर रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूशन करने के लिए कोई भी जो होता है, उस सेंटर के पास पावर क्या हो जाता है, आ जाता है। तो उस समय सेंटर ओवर पावर करता है स्टेट को। लेजिस्लेशन का भी अगर बात करें तो सेंटर गेट पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में आपको पता होगा कि स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बनाता है लॉ। लेकिन अगर इमरजेंसी इवोक्ड है तो उस केस में लेजिस्लेटिव भी क्या कर सकता है, लेजिस्लेटिव का भी काम जो है सेंटर कर सकता है। तीसरा हो गया फाइनेंशियल। फाइनेंशियल क्या इशू होता है, जैसे सेंटर कैन मॉडिफाई द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जैसे सेंटर जो पैसा स्टेट को भेजता है उसको मॉडिफाई कर सकता है, या जो जो भी सेंटर से रिलेटेड जो फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन है उसको क्या कर सकता है, ट्वीक कर सकता है, उसको चेंजेस कर सकता है। ठीक है, सेंटर रिलेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर टेन्योर का बात करें लोकसभा का या स्टेट असेंबली का, इसको क्या होता है, एट ए टाइम आप 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर नेशनल इमरजेंसी आर इन फोर्स, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 साल के लिए इसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं एट ए टाइम। अगर आप 1 साल के लिए एक्सटेंड किए और उसके बाद भी नेशनल इमरजेंसी आर इन द प्लेस, तो आप फिर 1 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब कि वो वन एट ए टाइम, 1 साल एट ए टाइम आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट जो हम लोग जो इंजॉय करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट गारंटीड है, वो कैसे इंपैक्ट होता है हम लोग को डायरेक्ट लाइफ में, अगर इमरजेंसी इन प्लेस है तो कैसे इंपैक्ट करता है। जो आर्टिकल 358 है वो बोलता है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगा, ठीक है, तो आर्टिकल 19 जो होते हैं इट विल बी आउट ऑफ द विंडो। ठीक है, आर्टिकल 19 का ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाता है। जैसे आर्टिकल 19 जो फ्रीडम है मूव करने का, जो अलग अलग जो 6 फ्रीडम है आर्टिकल 19 में, वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। वो उसको लेकर के अगर मान लिए कि अगर आपके राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं उसको इन्फोर्स कराने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो आर्टिकल 358 में मेंशन है। अब क्या होता है कि ये जो ड्यूरेशन होता है इसका क्या होता है, होल इमरजेंसी पीरियड, जितना दिन तक इमरजेंसी आर इन प्लेस, उस समय तक जो आपका आर्टिकल 19 है वो सस्पेंडेड रहता है। इसका जो अप्लीकेबिलिटी क्या है डिस्कस करते हैं, तो ये पूरे कंट्री में अप्लाई होता है। ठीक है, ये पूरे कंट्री में अप्लाई होता है। और तीसरा क्या है कि एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि एक्सटर्नल इमरजेंसी क्या होता है, या तो वॉर के कारण हो सकते हैं, जैसे वॉर हो गया, या एक एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, ये दोनों के केस में हम एक्सटर्नल इमरजेंसी को लगा सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल 19 है ये दोनों तभी केस में बाहर जा सकते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आर्म्ड रिवेलियन अगर हो रहा है जैसा कि 1975 में हुआ था, उस केस में हम नहीं बोल सकते हैं कि आर्टिकल 19 सस्पेंडेड है। और ये जो प्रोविजन है कब आया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में आया था। ठीक है, तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में ही आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकते हैं। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 359। 359 क्या बोलता है कि सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट, जैसे कि, लेकिन एक्सेप्ट, अब जैसे मान लिए फंडामेंटल राइट तो 12 से 35 के बीच में है, टोटल फंडामेंटल राइट ही है, लेकिन आप 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये अगेन कब आया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था। सीइंग कि उस समय क्या हुआ था, उस समय जितने भी, जैसे आर्टिकल 20 क्या कन्विक्शंस को लेकर के बोलता है, डिटेंशन को लेकर के, इलीगल डिटेंशन जो होता है, आर्बिट्रेरी अगर किसी का डिटेंशन होता है उन चीजों से लेकर डील करता है, जो आपका डबल जीओपार्डी और ये सब जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आर्टिकल 20 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो गया। तो ये क्या हो गया, ये दोनों सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। ये कब आया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको लेकर आया था कि 12 से 35 के बीच में जो भी फंडामेंटल राइट है वो बाहर तो जा सकते हैं, बट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, 20 और 21 बाहर नहीं जा सकते हैं। अब जो दूसरा होता है ड्यूरेशन, क्या होता है, ड्यूरेशन हो गया स्पेसिफाइड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर शॉर्टर देन द इमरजेंसी पीरियड। ये जो होता है इमरजेंसी पीरियड से छोटा होता है। मतलब अगर इमरजेंसी अगर पूरा देश में 3 साल के लिए है तो ये छोटे समय के लिए, बीच में कोई एक पर्टिकुलर समय के लिए लगा सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए इमरजेंसी प्लेस में है और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू अगर आता है, प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आर्टिकल, अगर जैसे बोल रहे हैं कि आर्टिकल 18 हो गया या आर्टिकल 22 हो गया, अगर इसको सस्पेंड करना है तो आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट यू कैन डू इट फॉर द एंटायर टर्म। ठीक है, तो ये छोटा होता है।
और ये क्या होता है, बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल इमरजेंसी के केस में दोनों के समय किया जा सकता है। ये क्या किया जा सकता है, आर्टिकल 359 दोनों के समय किया जा सकता है। आर्टिकल 358 कब किया जा सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में किया जा सकता है। आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, एग्जाम में इसे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर नेशनल इमरजेंसी का बात करें, नेशनल इमरजेंसी अपने देश में 3 बार लग चुके हैं। एक तो जब चाइना के साथ वार हुआ था 1962 में, उसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान से वार चल रहा था, और ये जो तीसरा है ये अपना इंटरनल इमरजेंसी के कारण हुआ था। ये क्या था, उस समय बोला जाता था इंटरनल डिस्टरबेंस के, इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण 1975 में लगा था, जो कि बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको चेंज करके और बोल दिया गया था कि अब कभी भी अगर नेशनल इमरजेंसी अगर लगाना होगा इंटरनल कारण से, तो आर्म्ड रिवेलियन के केस में कर सकते हैं, नॉट कि इंटरनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस इज द वेरी वेग टर्म। इसको कोई भी किसी भी तरह से यूज कर सकता है। और ये क्या होना चाहिए कि पैल्पेबल कोई थ्रेट होना चाहिए सेंटर को या स्टेट को, जो जो अपना कंट्री, उसको एक पैल्पेबल थ्रेट होना चाहिए, जेन्युइन थ्रेट होना चाहिए, तभी इस नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया जाता है। तो इसी को अगर कोर्स करेक्शन करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था कि इंटरनल डिस्टरबेंस के केस में नहीं, आर्म्ड रिवेलियन के केस में आप कर सकते हैं। अभी आपको पता होगा कि अभी संविधान हत्या दिवस मनाया गया था 25 जून को, तो अगेन इट्स वेरी लाइकली कि एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है अगेन, क्योंकि उसी दिन ये नेशनल इमरजेंसी जो 1975 में लगा था, ये 25 जून को ही इम्पोज किया गया था, ठीक है। जिसमें बहुत सारे जो ऑपोजिशन लीडर थे, प्रोमिनेंट लोग थे, जर्नलिस्ट थे, जो भी लोग आवाज उठा रहे थे फ्रीडम के लिए, जो उठा रहे थे, उनको क्या कर दिया गया था, दे वर पुट बिहाइंड द बार, जो एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था अपने देश के लिए, और इट वाज द ब्लैक डे ऑफ आवर डेमोक्रेसी, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 356, अगेन ए स्टेट इमरजेंसी बताता है। जब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इट वाज थॉट कि जो ये इमरजेंसी के प्रोविजन बन रहे हैं, जैसे आर्टिकल 356 के बारे में इन पर्टिकुलर, कि ये देश में बहुत ही कम यूज होंगे, इसका यूसेज जो है बहुत ही कम होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको डेड लेटर बोला था। डेड लेटर मतलब कि ये यूज नहीं होगा, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है ये डेड लेटर की तरह पड़ा रहेगा। बट टू द कॉन्ट्रेरी क्या हुआ कि स्टेट इमरजेंसी आजादी के बाद बहुत ज्यादा अपने देश में इम्पोज किए गए, जो कि ये डेड लेटर तो बिल्कुल ही नहीं रहा है, इट इट वाज ए क्वाइट क्वाइट एक्टिव लेटर, बहुत ज्यादा इम्पोज किया गया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एस आर बोमई के केस में बहुत सारे जो स्टेट इमरजेंसी को रूल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, जो 3 साल का प्रोविजन, जैसा कि आपको मैंने पिछले पिछले स्लाइड में यहाँ पे दिखाया कि 3 साल से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोविजन थे एस आर बोमई केस में क्या किया गया, स्टेट इमरजेंसी को लेकर के एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया कि आप जो है एज एन व्हेन सेंटर का जो विम्स एंड फैंसीज पे नहीं हो सकता है, देयर हैज टू बी द पैल्पेबल एंड द वेरी जेन्युइन रीजन टू इम्पोज दैट, तभी हो सकता है। तो ये एस आर बोमई केस भी किससे रिलेटेड है, अगेन ये आपको इमरजेंसी से रिलेटेड, जो स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है, आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आर्टिकल 360 जैसा कि आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी बताया, इट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार, अभी तक अपने देश में एक बार भी नहीं लग चुका है, बस इस चीज को ध्यान रखना है। ये क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है। Thank you so much. You have make if you have make it to the last, then I will say please do subscribe the channel and join the Telegram. And if you join this, you will get the latest update और ये आपको हेल्पफुल होगा अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।